Assalamu alaikum guys. I hope all of you are doing well. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I am Sharia Arana, CEO of this platform. Welcome to free orientation class, open class on current affairs and Pakistan affairs. क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता चलूं हमारे मेंटोर, मेरे भाई, मेरे कलीग, मेरे दोस्त सर कदीर अबरू। वैसे तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी। आप सामने उनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वो भी पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा उसको प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने जब भी कोई मेंटोर चूज़ करना है तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि उसके सर्विस टैग्स क्या हैं। आपने देखना है कि वो एकेडमिकली कितना साउंड है, उसकी एकेडमिक अप्रोच क्या है, क्या वो सही मानों में उस्ताद भी है या नहीं। ये सब क्वालिटीज़ सर कदीर में पाई जाती हैं। हैविंग रिच एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स and in the Sindh government at various seats, उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। वो इस मुल्क की जहाँ से पॉलिसी शेप होती है उन रिसर्च इदारों में एज अ रिसर्च एसोसिएट काम करते हैं। जहाँ से एग्जामिनर टॉपिक्स उठाता है वो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखते हैं, उनके लिए रिसर्च करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सर कदीर 24 में से 18 या 20 घंटे रिसर्च में मसरूफ रहते हैं। आपके लिए टॉपिक्स तैयार करते हैं, मेटिकुलस नोट्स तैयार करते हैं और आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और सबसे ऊपर आपको रिगरस इवैल्यूएशंस प्रोवाइड करते हैं। सो लेट मी वेलकम सर कदीर, प्लीज सर। जी सर कदीर, कैन यू हियर मी? जी सर, आई कैन हियर यू। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले बताएं आप कैसे हैं। हाउ आर यू ऑल एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल गाइस। Okay, this orientation is most important because it will help you throughout your CSS preparation. Before starting the topic, let's discuss the mistakes you make in CSS preparation. आप लोगों को रोड मैप भी मिल जाएगा, समझ भी आएगा कि आप लोगों ने CSS प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी है। कुछ रिपीटर्स भी होंगे। अक्सर जो हम क्वेरी सेशन लेते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करें। वो जो रिपीटर्स होते हैं वो कहते हैं सर हम अपनी क्लास को किस तरह से इम्प्रूव करें। So welcome to the 5-in-1 session, that is the Pakistan Affairs, Current Affairs, Essay, Political Science 2, IR2 में पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स ही जो है वो पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स ही पढ़ाऊंगा। लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको एसए में भी हेल्प करते हैं, पोल साइंस 2 में भी हेल्प करते हैं, IR2 में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द एसए पेपर एज वेल। यूथ बल्ब जैसे टॉपिक आया था सीएसएस 2026 में, लोकल गवर्नमेंट टॉपिक आया हुआ है, या साइबर सिक्योरिटी है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है, या नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। ये टॉपिक आपसे पूछे गए हैं और ये सारे टॉपिक्स हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए विथ एवेल्युएशंस। इवन जो आज का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर पीएमएस, जो अभी पीएमएस होने लगा है।
एज वेल एज जो आपका सीएसएस नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा वहां से भी ये टॉपिक आ जाएगा आपको। ओके, सो एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे पीएमएस हो, चाहे सीसी हो या सीएसएस हो, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, इसमें से 4 से 5 टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं हर साल। पास पर उठा के देखें, आपके सामने ये चीजें नजर आएंगी। सेकंड जो मिस्टेक्स होती है, रीडिंग न्यूज़पेपर विदाउट हैविंग ग्राफ ऑफ पास्ट इवेंट्स। एस्पिरेंट्स जब सीएसएस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं विदाउट इवन नोइंग द पास्ट इवेंट्स जो करंट डायनामिक्स को शेप देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पास्ट इवेंट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एज अ रिजल्ट न्यूज़पेपर भी समझ नहीं आती आपको। इवन फ्यू एस्पिरेंट्स ये भी मेरे से पूछते हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बताएं। अब फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं पाक यूएसए रिलेशंस, करंट डायनामिक्स, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो करंट डायनामिक्स हैं उस पर बताएं। तो आप लोगों को ये समझ ही नहीं आएंगे जब तक आप लोगों को पाक यूएस रिलेशंस या पाक अफगान रिलेशंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, आफ्टर 9/11 या पोस्ट यूएस विड्रॉल नहीं पता होंगे। ओके, तो न्यूज़पेपर अभी से नहीं पढ़ी जाती है, सबसे पहले पास्ट इवेंट्स की नॉलेज हो, एटलीस्ट नॉलेज हो। सेकंड, कल भी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हम करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स दिसंबर में स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सेकंड रॉन्ग अप्रोच कि दिसंबर में करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ना। जैसे आप सबने देखा सीएसएस 2026 का एसए का पेपर हो या आईआर पेपर हो या पोल साइंस हो, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स से भरे पड़े हुए हैं। ओके, सो अगर आप लास्ट में दिसंबर में सीएपीए स्टार्ट करते हैं तो आपको ना ऐसे समझ आएगा, ना आईआर, ना पोल साइंस, ये तो सही से आप कर भी नहीं पाएंगे। सो सीएपीए जो है और इंग्लिश, ये सीएसएस की स्टार्टिंग पॉइंट होती है, यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवेल्युएशंस। एक बात याद रखें, सीएसएस रिटन पार्ट्स डिपेंड ऑन योर राइटिंग स्किल्स एंड पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। विदाउट राइटिंग्स कोई भी सीएसएस पीएमएस तो दूर की बात है, एफपीएससी की या पीपीएससी का डिस्क्रिप्टिव पेपर में पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स आते हैं वेरियस अकेडमी से, सर ये हमारी एवेल्यूएशन से ये टिक मार्क लगे पड़े हुए हैं। ठीक है, खुद को टॉपर समझने बैठ जाते हैं। भाई एकेडमी वाले जो है वो जान छुड़ाते हैं आपसे, वो एवेल्यूशन के नाम पे चूरन भेजते हैं आपको, और आप लोग खुद को टॉपर समझने बैठ जाते हैं। ये जो मिस्टेक्स आपकी आइडेंटिफाई होती हैं एवेल्यूशन में, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर आपका एग्जामिनर के पास जाना है ना। अल्टीमेटली पेपर आपका एग्जामिनर के पास जाना है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, कहीं भी मिस्टेक होगी पकड़ लेगा। किसी चीजें किस तरह से ठीक होती है, थ्रू एवेल्यूशन ठीक होती है। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स दिसंबर और नवंबर में मॉक्स ज्वाइन करते हैं। मॉक्स आपका, आप देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, रिटन पार्ट। अब रिटन पार्ट की आप प्रैक्टिस कर रहे हो दिसंबर में। अच्छा जी, तो मुझे बताएं पेपर में आप प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, लिख पाएंगे आप? एक मंथ में आप जो है वो 30 खान बन गए। तो रिटन साथ साथ प्रैक्टिस साथ साथ होती है। ये जिन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ है उनको पता है कि राइटिंग प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। 3 घंटे में आपने पेपर कंप्लीट करना है, कोई सा भी पेपर हो। इंपॉर्टेंट नोट, दिस सेशन विल फोकस ऑन पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान करंट इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, आल्सो जो ग्लोबल इश्यूज हैं उस वो भी हम कवर करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे इससे आईआर पोल साइंस 2 में। नोट, हम एवेल्यूशंस भी वीकली करेंगे इसमें, और प्री पार्टीशन भी इसमें कवर करेंगे। नो बर्बादी के टिक मार्क्स, ये वाले टिक मार्क्स मेरे असाइनमेंट में नहीं होते। जो मिस्टेक्स होती है तो होती है, सही है तो सही है। जस्ट अ मिनट, क्या हो गया है?
जस्ट अ मिनट। ओके, सो कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच टॉपिक। आपको कंटेंट मिलेगा, हर टॉपिक का कंटेंट मिलेगा आपको। ओके, ये 7 वीक्स का आपका सेशन होगा, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का सेशन होगा। मंडे टू थर्सडे आप लोगों की क्लास होगी। ओके, एंड वीकली टाइम बाउंड एवेल्यूएशंस होंगी आपकी। मैं एवेल्यूएशंस करता हूँ टाइम बाउंड, ताकि आपको 3 आवर्स में लिखना आए। ओके, 3 आवर्स में पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट करना आए आपको। वीकली टाइम बाउंड जो है वो एवेल्यूशंस होंगी आप लोगों की। स्पेशल फोकस होगा पाकिस्तान के करंट इश्यूज पे और ग्लोबल इश्यूज पे। एंड आल्सो राइटिंग टेक्निक्स सिखाऊंगा मैं कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट होता है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। ओके, हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी आपको। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट क्लास मिस करता है या मिस करती है फॉर एनी रीजन, लाइट नहीं है आजकल, लोड शेडिंग के बड़े इशू है, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी हर क्लास की। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सेशन के बारे में क्लियरिटी है? तो लेट्स स्टॉप टॉप टॉपिक। Pakistan's mediation and strategic balancing in Iran-US-Israel conflict, building diplomacy in the Middle East। अब ध्यान से सुनते जाएं। 28 फरवरी 2026 को यूएसए एंड इसराइल ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स लॉन्च किए अगेंस्ट ईरान, जिसमें ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया गया एंड इट्स स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज। इस ऑपरेशन को ट्रम्प ने नेम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन के रिजल्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनाई साहब शहीद हो गए। ईरान ने फिर रिटेलिएटरी मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए अगेंस्ट इसराइल एंड जो यूएस के बेसिस हैं उन सारे जीसीसी कंट्रीज में, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, ओमान हो, उनको टारगेट किया। सो ये कॉन्फ्लिक्ट जस्ट ईरान, इसराइल या यूएस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहा, बट इसके रीजनल इम्प्लीकेशंस स्टार्ट हो गए। लाइक ईरान के जीसीसी या गल्फ स्टेट्स पर स्ट्राइक एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान ने ब्लॉक कर दिया। इस तरह से इस वार ने रीजनल शेप जो है वो अडॉप्ट कर दिया, रीजनल शेप अडॉप्ट कर दिया। आल्सो गाइस, शायद आवाज कट हो रही हो, और स्पेशल थैंक्स टू सर शहरयार जिन्होंने ये सेशन पूरा ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, शायद मेरी आवाज कट हो रही थी, तो स्पेशल थैंक्स टू सर शहरयार जिन्होंने ये आप लोगों के लिए सेशन ऑर्गेनाइज किया है। मार्क माय वर्ड्स, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, मोस्ट रिसेंट टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं, ना नोट्स दिए जाते हैं। ओके, सो यू शुड बी थैंकफुल टू हिम एंड सो इज आई एम थैंकफुल टू हिम। ओके, 8 अप्रैल 2026 को ईरान एंड यूएस के बीच में सीज फायर अनाउंस हुआ, जिसके पीछे पाकिस्तान के इंटेंस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे एंड पाकिस्तान प्लेड अ फैसिलिटेटिव रोल थ्रू बैकडोर डिप्लोमेसी। पाकिस्तान ने ये फैसिलिटेटिव रोल इसलिए प्ले किया या प्ले कर रहा है, स्टिल प्ले कर रहा है, बिकॉज वी आर आल्सो अफेक्टेड बाय दिस वॉर। क्योंकि ईरान हमारा नेबर है एंड गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे क्लोज रिलेशन हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया के साथ आपके क्लोज रिलेशन हैं। आल्सो 85% ऑयल एंड गैस गल्फ स्टेट से हम इंपोर्ट करते हैं थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मस।
अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ब्लॉकेड की वजह से ऑयल सप्लाईज डिसरप्ट हुई एंड पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज हुई। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ऑयल प्राइसेस इंक्रीज किया, अभी भी जो है वो इंक्रीज है। एंड अब तक इस वार में पाकिस्तान की पॉलिसी बैलेंस्ड रही है एंड पाकिस्तान ने शुरू से लेके अब तक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, डायलॉग एंड रिस्ट्रेंट पर एम्फोसिस किया है। मतलब हमने किसी की साइड नहीं ली, हमने कहा है कि आप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करें, डायलॉग करें, रिस्ट्रेंट पे एम्फोसाइज किया है हमने। पाकिस्तान परसुएट ऑफ बेस्ट बिल्डिंग डिप्लोमेसी की मोटिवेशंस। आज के जो ग्रुप में है मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताएं पाकिस्तान की क्या मोटिवेशंस हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्यों मीडिएटर बना हुआ है यूएस एंड ईरान के बीच में, पाकिस्तान की कौन से स्टेक्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स या मोटिवेशन इन बिकमिंग मीडिएटर बिटवीन यूएस एंड ईरान। पाकिस्तान को क्या ही पड़ी है कि ये मीडिएट करने चला हुआ है। व्हाट आर पाकिस्तान इंटरेस्ट एंड मोटिवेशंस, ये आज मैंने क्वेश्चन में पूछा था आपसे ग्रुप में। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है, द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। जितना लंबा ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा एंड सऊदी पर ईरान के अटैक्स होंगे तो सऊदीया से प्रेशर आएगा, पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा कि डिफेंड द किंगडम। क्योंकि 2025 में हमने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है सऊदी के साथ एंड इस डिफेंस पैक्ट के अकॉर्डिंग अटैक अगेंस्ट एनी कंट्री shall be considered in aggression or attack against both। एक पे अटैक, दोनों पे अटैक समझा जाएगा। इन दोनों स्टेट्स कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्ड करेंगी टू द रीजनल थ्रेट्स। अगर ये डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हो जाता सऊदी के तहत, हम डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट करते हैं, देन पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया को डिफेंड करना था एंड ईरान पे भी अटैक्स करने थे। इसका आउटकम फिर क्या होता, क्या होता? ऑब्वियसली ईरान भी फिर पाकिस्तान पे ड्रोन और मिसाइल फायर करता सेम। ठीक है, ईरान भी पाकिस्तान पे ड्रोन और मिसाइल फायर करता। मोर ओवर इस्लामाबाद इस्लामाबाद ब्लास्ट, किसी को याद है इस्लामाबाद मास्क में ब्लास्ट हुआ था? उसके बाद पाकिस्तान ओपन वार में है अगेंस्ट अफगानिस्तान। हमारी ऑपरेशन चल रही है, ऑपरेशन गजब अल हक अगेंस्ट टीटीपी। रिसेंटली पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक भी किए हैं काबुल पे, कंधार पे, जलालाबाद पे, मीनिंग पाकिस्तान ऑलरेडी वार में है विद अफगानिस्तान। सो एक और फ्रंट ओपन करना विद ईरान, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए डिजास्टर होता। इसका मतलब ये है कि हमारे जो दोनों वेस्टर्न नेबर्स हैं, वेस्टर्न नेबर्स ईरान एंड अफगानिस्तान, इनके साथ हम दोनों के साथ वार में होते। ईस्ट में तो इंडिया है जिसके साथ ऑलरेडी आपके टेंस रिलेशन हैं। अभी लास्ट ईयर मई 2025 में वार हुई है दोनों स्टेट्स के बीच में। प्रिसाइजली इसका ये मतलब है कि चाइना के अलावा हम अपने सारे मेंबर्स के साथ वार में होते हैं। इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना के अलावा हम अपने सारे नेबर्स के साथ वार में होते हैं। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बेस्ट ऑप्शन कभी नहीं होता। ओके, पहलगाम अटैक के बाद अप्रैल 2025 में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की हुई है एंड मई 2025 में दोनों स्टेट्स के बीच में 4 डेज वॉर भी हुई है। इंडिया ने तब से वाटर को वेपनाइज किया हुआ है।
वाटर वेपनाइजेशन। अब किसी को पता है वाटर वेपनाइजेशन का क्या मतलब है? बताओ मुझे, सारे बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर वेपनाइजेशन? ब्लॉकिंग वाटर? नो। प्रिसाइज डेफिनेशन बताएं। चैट मैंने ओपन की है। वाटर को एज अ वेपन यूज करना। हम्म। ओके। वन लाइनर डेफिनेशन है इसकी, वन लाइनर डेफिनेशन है कि इंडिया इज यूजिंग इंडस वाटर ट्रीटी एज अ पॉलिटिकल टूल अगेंस्ट पाकिस्तान। यूजिंग वाटर या इंडस वाटर ट्रीटी एज अ पॉलिटिकल टूल अगेंस्ट पाकिस्तान। आसान सी वन लाइनर डेफिनेशन है इसकी। यूजिंग इंडस वाटर ट्रीटी या वाटर रिसोर्सेज एज अ पॉलिटिकल टूल अगेंस्ट पाकिस्तान। वन लाइनर डेफिनेशन है इसकी। उसको फिर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने सेशन में। आल्सो इंडिया टीटीपी एंड बीएलए को भी सपोर्ट कर रहा है एंड फंडिंग कर रहा है। ठीक है, बस बस ठीक है, बस ठीक है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आल्सो इंडिया टीटीपी एंड बीएलए को भी सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। एंड ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कर रहे हैं। इस्लामाबाद मॉस्क अटैक या जाफर एक्सप्रेस अटैक, किसी को याद है? जाफर एक्सप्रेस हाईजेक किसी को याद है? ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। सो इस सिनेरियो में अगर पाकिस्तान सऊदी एंड गल्फ स्टेट्स को मिलिट्री सपोर्ट करता, गल्फ स्टेट्स या सऊदी को मिलिट्री सपोर्ट करता, तो हमारी खुद के इंटरनल सिक्योरिटी हालात मजीद खराब हो जाते। ठीक है। एंड जो टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशंस हो रही हैं, वहां से भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता। यहां तक समझ आया? स्ट्रेटेजिक रिस्क समझ आया आपको? स्ट्रेटेजिक रिस्क क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं। क्लास में बिहेव किया करें। कुछ स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों। अच्छा जी, ये जब फेल होते हैं ना, फेल होते हैं ना सीएचएस में या पीएमएस में, फिर अकल ठिकाने आ ही जाती है। ठीक है। ये नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, वो जब फेल होते हैं तो उनकी अकल ठिकाने आ ही जाती है। फिर घर वाले जब कहते हैं कि हाँ जी बेटा, बने ऑफिसर नहीं बने, वॉइस इश्यूज हैं। जब घर वाले या रिश्तेदार कहते हैं हाँ जी बताएं, सीएसपी बने नहीं बने या कुछ बने नहीं बने, तब अकल ठिकाने आ जाती है। सो अपने जो करियर है आपका, वहां पे सीरियसनेस होनी चाहिए, बिकॉज इट्स योर करियर। कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं, इट्स योर करियर। ये एक फर्क होता है यूनिवर्सिटीज की एग्जाम में और सीएसएस की प्रिपरेशन में। यही फर्क है कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ आप डिग्री लेने के लिए पढ़ते हो, सीएसएस प्रिपरेशन इट्स ऑल अबाउट योर करियर। और उसके इम्प्लीकेशंस भी होते हैं बड़े। अगर नहीं हो पाता, सबसे पहले घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं। ये बात समझ आ जाएगी सबसे पहले। आते हैं शोएब, आते हैं, इस पे भी आते हैं। ओके। चलें। इकोनॉमिक फॉल आउट। Pakistan relies heavily on GCC states for its energy needs. Almost 80 to 85% oil imports हम
जीसीसी स्टेट से करते हैं थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मस। अब पाकिस्तान के कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। तो पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है कि इट्स ऑयल शिपमेंट्स एंड सप्लाई चेन्स सर्वाइव द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ वॉर। इट्स ऑयल शिपमेंट्स एंड सप्लाई चेन्स सर्वाइव द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ वॉर। ऑलरेडी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो दूर की बात है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। सो अगर ऑयल सप्लाईज बंद हो जाती हैं तो गवर्नमेंट ने ऑयल प्राइस फर्दर इंक्रीज करनी है ना। और ऑयल प्राइस से पता है आपको, सिर्फ ऑयल या फ्यूल महंगा नहीं होता, इन्फ्लेशन, महंगाई का तूफान आएगा पाकिस्तान में। ठीक है, ऑयल प्राइस इंक्रीज से ये नहीं है कि सिर्फ ऑयल ही उसकी प्राइस इंक्रीज हुई, इसके इम्प्लीकेशन से आपकी महंगाई का तूफान आएगा पाकिस्तान में। ओके, रिसेंट रिपोर्ट्स कहती हैं कि एटलीस्ट 3 पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स ईरान ने अलो किए हैं थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो कि शो कर रहा है कि पाकिस्तान हैज गुड टाइज विथ ईरान। ऑल्सो पाकिस्तान इज क्लोजली कोऑर्डिनेटिंग विथ सऊदी अरेबिया टू सिक्योर एडिशनल ऑयल शिपमेंट्स। सऊदी के साथ हम काम कर रहे हैं एंड सऊदी अरेबिया ने गारंटी दी है कि पाकिस्तान को ऑयल सप्लाईज अल्टरनेट रूट से मिलेंगे, स्पेशली थ्रू यंबू पोर्ट। ये किसी को पता है यंबू पोर्ट की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है? ये किसी को पता है? लेट मी शो यू। ये रहा आपका यंबू पोर्ट, रेड सी की तरफ है। ये आपका रहा स्टेट ऑफ हॉर्मस। ध्यान से सुने, ये रंबू पोर्ट आपका रेड सी की तरफ है, बीच में ये पाइपलाइन है। ठीक है, ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मस। ठीक है, सिंस द क्लोजर ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मस 21% वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाईज हैव बीन ट्रैप्ड इन द पर्शियन गल्फ, यहाँ पे ट्रैप है। बट सऊदी अरेबिया के पास स्टेट ऑफ हॉर्मस का अल्टरनेट है। और कौन सा अल्टरनेट है? दैट इज ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन ये आपकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। ये आपकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। ये वाली, जब से वार स्टार्ट हुई है, सऊदी हैज इंक्रीज्ड इट्स यूज ऑफ पाइपलाइन एंड 7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल सप्लाई डेली यहां से होता है। ठीक है, यंबू पोर्ट से होता है ऑन रेड सी। और ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन ये 1980s में सऊदी ने बनानी शुरू की थी आफ्टर द ईरान इराक वॉर, ताकि अगर इन फ्यूचर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक हो जाए तो सऊदी की ऑयल एक्सपोर्ट रुकनी नहीं चाहिए। सऊदी की ऑयल एक्सपोर्ट्स रुकनी नहीं चाहिए। ये पाइपलाइन 1980 से सऊदी ने इस पे काम शुरू किया था कि इन फ्यूचर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक हो जाता है, लेट मी जूम इट, ये अगर ब्लॉक हो जाता है तो सऊदी के पास अल्टरनेट तो हो ऑयल एक्सपोर्ट का, ऑयल एक्सपोर्ट का अल्टरनेट हो। तो उन्होंने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बनाई। ये आपका रेड सी, ये यंबू पोर्ट। क्लियर है?
क्लियर है? अब क्लियर है? बताओ जल्दी। ऑल ऑफ यू, कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का अल्टरनेट है, जो रेड सी से लगती है वो पोर्ट। ठीक है, ये सामने मैप है, बड़ा आसान सा है। ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। ओके, ये पर्शियन गल्फ है आपका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, इसका अल्टरनेट दूसरी तरफ उन्होंने बना दिया था, ताकि इन फ्यूचर जो है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अगर ब्लॉक हो जाए, तो सऊदी के पास अल्टरनेट तो हो ना ऑयल एक्सपोर्ट का। तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को गारंटी दी है कि हम आपको ऑयल सप्लाईज यहां से देंगे। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बाईपास करके, थ्रू रेड सी। अब आते हैं डोमेस्टिक आइडियंस कॉस्ट, स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड इकोनॉमिक फॉलोआउट्स के अलावा डोमेस्टिक आइडियंस कॉस्ट प्रेजेंट इवन मोर चैलेंजिंग ऑब्स्टिकल। क्वेरीज लास्ट में, जरूरत क्वेरीज लास्ट में, पहले ये टॉपिक समझो। स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड इकोनॉमिक फॉलोआउट्स के अलावा जो डोमेस्टिक कॉस्ट है ना, वो इवन मोर चैलेंजिंग है। पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड में बिलीव किया है, मुस्लिम ब्रदरहुड में बिलीव किया है हमेशा। पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड में बिलीव किया है। किसी भी मुस्लिम कंट्री पे अटैक हो, जैसे गाजा हो, पाकिस्तानी अवाम के सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं। इवन पाकिस्तान में शिया सुन्नी डिवाइड है, लेकिन आयतुल्ला खamenei की डेथ पे पूरे पाकिस्तानी अवाम ने यूएसए एंड इसराइल को कंडेम किया। आल्सो कुछ लोगों ने यूएस एम्बेसी इन कराची, उस पर भी अटैक किया, जिसमें 10 प्रोटेस्टर्स मारे गए। ठीक है, ये कौन है क्लास में? शिपिंग कॉस्ट ब्रो, मैं आपका ब्रो तो नहीं हूं, एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट टू टीचर। आई एम नॉट योर ब्रो। असद, ये कौन है? आप इतने बदतमीज क्यों हो गए हैं? वैसे सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं तो आप अभी एस्पिरेंट्स ही, यू आर एक्टिंग लाइक डीसी और एससी। सीएसएस एस्पिरेंट्स ने बदतमीज कब से हो गए हैं? हम तो अपने टीचर्स के सामने मुंह नहीं उठाते थे। आई एम नॉट योर ब्रो, आई एम योर टीचर, एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट। अगर आपको मजा नहीं आ रहा, मैं बड़ा चिल हूँ, ऐसे इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ अपने क्लासेस सेशंस में, बड़ा चिल होता हूँ मैं, कभी मैंने किसी को नहीं डाला। लेकिन आप, कुछ लिमिट्स होती है, इस तरह से तो नहीं करें, इस तरह से नहीं करो बुजुर्गो। ओके, चले। सो पाकिस्तानी अवाम की हमेशा सेंटीमेंट्स होती हैं मुस्लिम ब्रदरहुड। ठीक है, हमेशा, बेशक पाकिस्तान में शिया सुन्नी सेक्टरियन डिवाइड है, मानते हैं जिसको आप, लेकिन आयतुल्ला खamenei की डेथ पे पूरे पाकिस्तानी अवाम ने यूएस और इसराइल उसको कंडेम किया। आल्सो कुछ लोगों ने तो यूएस एम्बेसी इन कराची, उस पर भी अटैक किया, जिसमें 10 प्रोटेस्टर्स मारे गए। ऐसा ही सिमिलर प्रोटेस्ट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान बल्तिस्तान रीजन में भी हुआ। वहां पे जो यूएन ऑफिस है उसको उन्होंने आग लगा दी। ठीक है, प्रोटेस्टर ने यूएन ऑफिस को ही आग लगा दी, जिसमें प्रोटेस्टर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल की भी डेथ हुई। नाउ यू टेल मी, अगर सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट की वजह से पाकिस्तान को इस वार में पार्टिसिपेट करना पड़ता, पाकिस्तान को इस वार में पार्टिसिपेट करना पड़ता, तो पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट होती या नहीं?
लोग यही कहते कि पाकिस्तान यूएस एंड इसराइल का साथ दे रहा है और अपनी ही मुस्लिम ब्रदर जो है टर्की, सॉरी ईरान, उस पर अटैक कर रहा है। यू टेल मी, अगर पाकिस्तान जो है वो सऊदी के कहने पे ईरान पे अटैक करता तो पाकिस्तानी अवाम क्या कहती? यही ना कि हम इसराइल के साथ मिले हुए हैं, यूएसए के साथ मिले हुए हैं, ईरान पे अटैक कर रहे हैं। ओके ओके असद, ओके, यू टेल मी। यही हुआ था, यही हुआ था जब हमने 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर ज्वाइन की थी। 9/11 के बाद हमने वॉर ऑन टेरर जब ज्वाइन की थी, यही हुआ था ना कि हम तालिबान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जिसको हमने बनाया है, अपने ही मुस्लिम ब्रदर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। ओके, वो अलग बात है, अब तालिबान जो है वो तालिबान नहीं रहे हैं। ओके, वो अलग बात है। तो ये है डोमेस्टिक कॉस्ट। आज जो मैंने ग्रुप में आपसे क्वेश्चन पूछा था वो यही था कि पाकिस्तान के क्या मोटिव्स हैं इस वॉर में या इस मीडिएशन में। समझ आए मोटिव्स पाकिस्तान के? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ आए मोटिव्स? मोटिव्स क्लियर है कि पाकिस्तान के मोटिव्स क्या हैं इस वॉर में? यही आज मैंने आपसे पूछा था ग्रुप में। आप इधर उधर की बातें कर रहे थे। मोहम्मद शिराज 2 मंथ का। जी, ओके। हाउ पाकिस्तान इमर्ज एज अ की प्लेयर इन यूएस ईरान टॉक्स। ठीक है, हाउ पाकिस्तान इमर्ज एज अ की प्लेयर इन यूएस ईरान टॉक। अब पता है ये जो पीएमएस का ऐसे आएगा ना, इस पे ऐसे आएगा जरूर। स्टूडेंट्स पता है क्या करेंगे? ठीक है, अब इस पे जब ऐसे आएगा ना, ऐसे लिखने बैठ जाएंगे कि पाकिस्तान ने मीडिएट मीडिएट जो है वो किस तरह से किया, इस पे पूरा ऐसे लिखने बैठ जाएंगे। लेकिन ये भूल ना जाए कि पाकिस्तान के मोटिवेशंस जो है वो क्या है। मेरी आवाज जो है वो क्लियर नहीं है क्या? क्या मेरी आवाज क्लियर क्लियर है ना? क्लियर है ना? ओके ओके। अब इस पे जब ऐसे आएगा कि पाकिस्तान रोल पाकिस्तान रोल इन यूएस ईरान वॉर, या पाकिस्तान मीडिएशन, या पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन यूएस ईरान वॉर, तो मुझे बताएं क्या ये डायमेंशन इसकी नहीं बनती क्या कि पाकिस्तान के क्या इंटरेस्ट हैं? ठीक है, पाकिस्तान के क्या इंटरेस्ट हैं, ये डायमेंशन नहीं बनती क्या? क्या ये डायमेंशन नहीं बनेगी कि ईरान और यूएसए ने ही पाकिस्तान पे ट्रस्ट क्यों किया? ये डायमेंशन नहीं बनेगी? क्या ये डायमेंशन नहीं बन सकती कि ईरान और यूएसए ने पाकिस्तान को ही क्यों चूज किया? वाई पाकिस्तान? इंडिया भी है, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, दूसरे भी हैं, वाई पाकिस्तान? इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि पीएमएस वालों क्लास ज्वाइन करना। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक ब्रिज का रोल प्ले ये पहली बार हमने नहीं किया है। आज से 50 इयर्स पहले
50 ईयर्स पहले पाकिस्तान ने आज के दो सुपर पावर्स चाइना और यूएसए, इन दोनों के बीच में भी मीडिएट किया है। ठीक है, चाइना एंड यूएसए। 1970s के शुरू में 1970s के शुरू में यूएसए एंड चाइना रिलेशंस बिल्कुल खत्म थे। इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने एक इंटरमीडिएटरी रोल प्ले किया। 1971 में यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर पाकिस्तान की ऑफिशियल विजिट पे आते हैं। पाकिस्तान की ऑफिशियल विजिट पे आते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा है, सुना है? इसके बारे में आपने पढ़ा है, सुना है? नहीं। हेनरी किसिंजर की फेमस विजिट थी। ठीक है, हेनरी किसिंजर की एक फेमस विजिट थी। सर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो बुक्स हैं उसमें इसका मेंशन होता ही है। ओके, ये विजिट पब्लिकली पाकिस्तान के लिए थी। ठीक है, बट इस दौरान एक सीक्रेट प्लान एग्जीक्यूट किया गया। किसिंजर इस्लामाबाद से सीक्रेटली बीजिंग गए एंड इस सीक्रेट मिशन का मकसद था यूएस एंड चाइना के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स का रास्ता खोलना। एंड इस सीक्रेट मिशन के बाद होल ग्लोबल पॉलिटिक्स को, मतलब इस सीक्रेट मिशन ने जो है पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को रीशेप किया। इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान ने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किए, मीटिंग्स अरेंज की, ट्रस्ट बिल्ड किया, एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया। मीनिंग हमने ऑलरेडी ये रोल प्ले किया हुआ है बिटवीन यूएस एंड चाइना। यूएस एंड चाइना, इवन ये हेनरी किसिंजर की बुक है उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ ईरान एंड नो यूएस बेसेस इन पाकिस्तान। हमारे ईरान के साथ हमारा हमारा नेबर है और पाकिस्तान में कोई भी यूएस बेसिस नहीं है। Pakistan's role as an intermediary is rooted in unique combination of geography, diplomacy, and strategic positioning. That is the geography, diplomacy, and strategic positioning. फर्स्ट फर्स्ट नहीं है, नहीं कोई भी एयरबेस नहीं है शोएब अहमद। वो 9/11 के बाद था, अब कोई भी एयरबेस नहीं है पाकिस्तान में। फर्स्ट, पाकिस्तान शेयर्स 900 किलोमीटर्स बॉर्डर्स विथ ईरान। हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ। सेकंड, ईरान के बाद अगर किसी मुस्लिम कंट्री में सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है तो वो पाकिस्तान में है। 2023 की सेंसस कहती हैं कि 40 मिलियन शिया मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में। कोई भी नहीं है अभी, नहीं है, एयर बेसिस नहीं है। पाकिस्तान का ऑफिशियल पर्सपेक्टिव ये है, ठीक है, पाकिस्तान का ऑफिशियल पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में कोई भी यूएस एयर बेसिस नहीं है। आपने पेपर में हमेशा स्टेट का पर्सपेक्टिव लिखना है, अपना पर्सपेक्टिव हाथ से नहीं लिखना है। जो स्टेट या गवर्नमेंट कहती है आपने पेपर में वही लिखना है। ठीक है, अराउंड 40 मिलियन शिया मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, अराउंड 40 मिलियन। ठीक है, ये फिगर ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन एवरेज अगर हम देखें तो 40 मिलियन है। थर्ड, जैसे यूएस को जीसीसी एंड गल्फ कंट्रीज में मिलिट्री बेसिस दिए हुए हैं, चाहे वो बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो। ठीक है, मिलिट्री बेसिस दिए हुए ना। हमारे यहाँ यूएस बेसिस नहीं है। पाकिस्तान डज नॉट होस्ट यूएस मिलिट्री बेसिस, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है ईरान की नजर में
एंड पाकिस्तान ने ईरान को अब तक ये परसेप्शन नहीं दिया कि हम जीसीसी कंट्रीज या यूएसए के साथ हैं या उनकी साइड ले रहे हैं। अब तक हमने ये परसेप्शन नहीं दिया ईरान को। सो पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी है ईरान की नजर में। एक तो हमारे यहाँ यूएस बेसिस नहीं है, दूसरा हम ओपनली जो है वो जीसीसी स्टेट्स को सपोर्ट करने नहीं चले गए, जिसकी वजह से यूएई ने आपसे $2 बिलियन क्यों वापस लिए। अभी यूएई ने आपसे $2 बिलियन वापस लिए ना, पैसे वापस लिए, क्यों? ठीक है, अभी आपने यूएई को पैसे अपने वापस किए, वो इसी वजह से ना, इसी वजह से कि आप हमारा साथ दो। इवन यूएई की आपको शर्त बताऊं ना मैं, आप हैरान रह जाएंगे। यूएई ने हमसे कहा, यूएई ने हमसे कहा आप हमारे हमें प्रोटेक्ट करें, ईरान पे अटैक करें। यूएई ने हमें यह भी कहा कि अपनी कराची पोर्ट बंद कर दें, इन ऑर्डर टू शो सॉलिडिटी विथ यूएई। कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट बंद कर दें अपनी, इन ऑर्डर टू शो सॉलिडिटी विथ यूएई। ये यूएई की डिमांड्स थी पाकिस्तान से, वरना पैसे वापस करो। सस्ते नशे करके बैठे हुए हैं भी ना, तो इनकी डिमांड्स देखो, कराची पोर्ट गवादर पोर्ट बंद कर दो यूएई की सॉलिडिटी में, ठीक है। और यूएई में आए और यूएई को प्रोटेक्ट करें, ईरान पे भी अटैक करें, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ईरान पे भी अटैक करें। ये यूएई की डिमांड्स थी। इसमें पाकिस्तान का भी कसूर है, जब आप इकोनॉमिक एड पे, ठीक है, इकोनॉमिक एड पे डिपेंड करते हो ना। आज ग्रुप में भी किसी ने पूछा पूछा था कि सर इकोनॉमिक एड तो आएगी ना। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं अरीबा, कर सकते हैं। जब भी आप इकोनॉमिक एड पे डिपेंड करते हो ना, किसी से पैसे मांगते हो उधार, ऑब्वियसली बात है वो डिमांड करेंगे आपसे। अगर आप डिमांड एक्सेप्ट नहीं करते, पैसे वापस। तो ये डिमांड्स थी आपकी। दैट इज वाई इकोनॉमिक एड जो है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। किसी ने ग्रुप में आज मेरे से पूछा था, इस तरह में इकोनॉमिक मीडिएशन से इकोनॉमिक एड आएगी। भाई इकोनॉमिक एड का कोई फायदा नहीं होता। इकोनॉमिक एड से क्या होता है, आपकी फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पूरी मर जाती है। आप डिक्टेट, मतलब कोई स्टेट आप फिर आपको डिक्टेट करती है। जो इकोनॉमिक एड है वो कर से 9/11 या कोल्ड वॉर आपने यूएस से एड ली ना, इकोनॉमिक एड ली ना, बुश से लिए। इवन कोल्ड वॉर में आपने एड ली। तो डू मोर जो यूएसए की डिमांड थी, डू मोर डू मोर, वो क्या थी? वो यूएसए क्यों डू मोर का कह रहा था? क्योंकि आपने वहां उनसे पैसे पकड़े हुए हैं, इकोनॉमिक एड ली हुई है। अगर आप डू मोर नहीं कर रहे थे, इकोनॉमिक एड बंद हो गई। तो इससे आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मर जाती है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। सऊदी जो है उसको हम समझा लेते हैं एटलीस्ट। उसके बाद है पाकिस्तान यूएसए। पाकिस्तान यूएसए वार्म रिलेशंस ड्यूरिंग द सेकंड टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। पाकिस्तान यूएसए वार्म रिलेशंस ड्यूरिंग द सेकंड टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, मतलब हमारे ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। ठीक है, अब हम यूएसए की तरफ आते हैं। एक स्टेटमेंट बताता हूं, इसकी मतलब, इसका मतलब आप बताओ। If geography explains why Iran accepted Pakistan as mediator, Trump relation explains why USA did so. If geography explains why Iran accepted Pakistan as mediator, Trump's relation with Pakistan explains why USA did so. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? What is meaning of this? इसका मतलब है कि both sides trusted Pakistan, या आसान वर्ड्स में यूएसए एंड ईरान पाकिस्तान ट्रस्ट करते हैं एज अ मीडिएटर। जब यूएसए ने बोर्ड ऑफ पीस के बारे में आप जानते हो, ये मैं सेशन में पढ़ाऊंगा बोर्ड ऑफ पीस।
इसके बारे में कभी सुना है आप लोगों ने, बोर्ड ऑफ पीस के बारे में? बोर्ड ऑफ पीस के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? व्हाट इज बोर्ड ऑफ पीस? क्या काम है इसका? इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा सेशन में, ठीक है? बोर्ड ऑफ पीस के बारे में हम पढ़ेंगे। दी बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा जी। लेकिन उससे पहले आईफोन, आपका नाम पता नहीं क्या है, एक और टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ पीस। ओके, तो जब यूएस ने बोर्ड ऑफ पीस की इनविटेशन सेंड की दूसरे स्टेट्स को, पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट दैट। सबसे पहले हम ही थे जिन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट की, जबकि ट्रम्प के खुद के एलाइज, जो नेटो एलाइज हैं या वेस्टर्न एलाइज हैं, वो खुद हेजिडेंट थे, वो खुद हेजिडेंट थे बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे यूएस ने हमें इनविटेशन इनवाइट किया बोर्ड ऑफ पीस, तो हमने फौरन से एक्सेप्ट किया। इवन ट्रम्प के खुद के एलाइज, फ्रांस, इंग्लैंड या जो नेटो एलाइज हैं, वो खुद हेजिडेंट थे बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करें नहीं करें। पाकिस्तान ने कहा हम कर देते हैं। आल्सो मई 2025, मई 2025, 4 days वॉर, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सीज फायर का क्रेडिट कौन लेता है, या हम क्रेडिट किसको देते हैं? अभी कल की बात है, ट्रम्प ने ट्वीट किया है, सीज फायर का क्रेडिट कौन लेता है, या हम किसको देते हैं सीज फायर का क्रेडिट? ट्रम्प को देते हैं ना। और हमने ही ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया। हमने ही ट्रम्प भाई साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। पाक यूएस रिलेशंस, पाक यूएस रिलेशंस फर्दर स्ट्रांग हुए। बेसिकली ये सारी जो जियोपॉलिटिक्स ना, या पाक यूएस रिलेशन जो चेंज हुई, वो इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर से हुई। अब तो इंडिया के खुद के भी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो खुद ही मोदी को गालियां देते हैं कि भाई आपने ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, आपने क्या जरूरत थी? क्योंकि उससे पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है वो इंक्रीज हुई। बेशक इंडियन मीडिया जो भी बोले, सीआईए जो है ना, सीआईए, वो रिपोर्ट ट्रम्प को दे ही देता है कि एक्चुअल कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं इंडिया के। सीआईए जो है वो ट्रम्प को सच बताएगा। बेशक इंडियन मीडिया कुछ भी बोले, एआई जनरेटेड इमेजेस बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीआईए जो है वो खुद ट्रम्प को उन्होंने बता दिया कि इंडिया की क्या हालात थे। ओके, सो उससे क्या हुआ, पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है वो इंक्रीज हुई। और जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यूएस से गए, तो उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी गई व्हाइट हाउस में। इन मीटिंग के बाद ट्रम्प ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, या उनकी ओपनली तारीफ की, इवन कल परसों में की है। अ ग्रेट फाइटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट गाय। व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल के लिए स्टेट विजिट होस्ट किया था, जहां से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रम्प के बीच में एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। और उसके बाद ही ट्रम्प की स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान नोज ईरान वेरी वेल बेटर देन द मोस्ट। पाकिस्तान नोज ईरान वेरी वेल बेटर देन द मोस्ट। कि अगर कोई ईरान को जानता है वो है पाकिस्तान, अगर कोई ईरान को जानता है तो वो है पाकिस्तान। मीनिंग यूएसए का भी हमारे ऊपर ट्रस्ट था। ईरान के बारे में मैंने बताया आपको, अभी यूएसए के बारे में। दोनों ने इन रीजंस की वजह से, इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया एज ए मीडिएटर। यहां तक क्लियर है? जहां तक क्लियर है? कितनी डायमेंशन हमने पढ़ी है इसकी अब तक? ये जो आप मैगजीन्स लेते हो, ये 400-500 रुपए वाली मैगजीन्स जो लेते हो, ठीक है, मुझे बताएं इस टॉपिक पे कितने पेजेस लिखे होते हैं उस मैगजीन्स में? ये 400-500 वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स लेते हो आप, कितने लिखे होते हैं उस पे पेजेस? कितनी डायमेंशंस लिखी होती है उस पे? कितने की मिलती है अब?
ये मैगजीन्स जो होती है, ये 400-500 रुपए हमारे टाइम में मिलती है, जिसपे साबुन की एडवर्टाइजमेंट, शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट, ये सब लिखी होती है। डीएमसीज जो है, टॉपर्स की डीएमसीज लगी होती है, जिसकी आप 500 1000 देते हैं। कितनी डायमेंशन होती है इसकी। इसीलिए मैगजीन से दूर रहो। नेरो नेरो व्यू होता है इनका। और एक्समर जो है आपसे काफी कुछ एक्सपेक्ट करता है वो। ठीक है। खाना पूरी डायमेंशन। वेरी गुड शिराज अहमद, आपने बेस्ट समराइज किया है इसको। ओके। वो बेसिकली अपने प्रमोशन के लिए होती है। इसीलिए मैं अपने सेशन में जो है खुद के नोट्स देता हूं। मैं ये जो स्लाइड्स हैं बेसिकली स्लाइड्स में नहीं देता, अपने नोट्स देता हूँ। इस टॉपिक के भी नोट्स दूंगा, इसी बात है। ओके। करंट अफेयर्स की वैसे भी कोई बुक नहीं होती। ठीक है, करंट अफेयर्स की वैसे भी कोई बुक नहीं होती। ओके। नेक्स्ट, Pakistan's role in bridging USA and Iran on negotiating table. Slowly, step by step हम आ रहे हैं इस्लामाबाद टॉक्स की तरफ। Slowly and gradually. Pakistan's role in bridging USA and Iran on negotiating table. 8 अप्रैल, देखें कितना रिसेंटली हम पढ़ रहे हैं, आप इससे आइडिया लगा लें। 26 अप्रैल, 20 अप्रैल, या आप देखें या 9 अप्रैल, मतलब अप्रैल का हम पढ़ रहे हैं। 9 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल, मोस्ट रिसेंटली हम पढ़ रहे हैं। मोस्ट रिसेंटली, अब तक इतने इस पे आर्टिकल्स भी नहीं आए होंगे। 8 अप्रैल 2026 को यूएसए एंड ईरान के बीच में सीज फायर एग्री हुआ। आफ्टर द इंटेंसिफाइड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, जिसमें पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट फैसिलिटेटिव रोल प्ले किया थ्रू बैकडोर डिप्लोमेसी। ओके। द एग्रीमेंट relied on Iran allowing safe passage through Strait of Hormuz। ईरान सेफ पैसेज देगा स्टेट ऑफ हॉर्मस को, ताकि जो ग्लोबल एनर्जी कंसर्न्स हैं वो खत्म हो। पाकिस्तान ने इस सीज फायर को वेलकम किया एंड डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया ओवर वॉर, कि बातचीत से मसला हल करें, लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं है। आल्सो पाकिस्तान ने दोनों पार्टीज को, यूएसए एंड ईरान को, इस्लामाबाद आने के लिए इनवाइट किया फॉर होल्डिंग फर्दर टॉक्स। इस्लामाबाद आओ, वहां पे खाना खाना पीना खाओ, मेरिट में रहो, सरीना होटल में रहे, वहां पे बातचीत करते हैं, लड़े मत। ठीक है, लड़े मत। द सीज फायर वॉज लिंक्ड टू द कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ रिकमेंडेशंस, जिसमें 10 पॉइंट्स थे। ईरान ने 10 पॉइंट्स दिए, 10 पॉइंट्स पे ईरान एग्री हुआ। सीज फायर जो हुआ इट 10 पॉइंट्स। अब कौन से 10 पॉइंट्स थे? नंबर 1, अब मैं 10 पॉइंट सारे नहीं पढ़ूंगा, जो मेजर हैं नोट्स में सारे लिखे हुए हैं, मेजर जो है मैं पढ़ लेता हूं। कि नो मोर अटैक्स, नो मोर अटैक्स। इनवाइट किया नजीब, इनवाइट किया, मतलब इस्लामाबाद आओ, वहां पे बातचीत करो। नो मोर अटैक्स, अटैक्स नहीं होंगे अब। नंबर 2, ईरान के पास ही कंट्रोल होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का, ईरान के पास कंट्रोल होगा। एक्सेप्ट ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट फॉर पीसफुल पर्पस। एक चीज याद रहे कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट होती है सिर्फ न्यूक्लियर बम बनाने में के लिए काम नहीं आती, मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज होती है। ये मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज होती है। ठीक है।
ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम एनरिचमेंट है, ये सिर्फ न्यूक्लियर बम बनाने में के लिए नहीं आती काम, मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज होती है। आपकी काफी सारी दवाई जो बनती हैं इससे। ठीक है, उसके बाद जो है, लिफ्ट ऑल सैंक्शंस, जो ईरान के ऊपर आपने सैंक्शंस लगाए हुए हैं उनको हटा दो। एक्सचेंज में ईरान ने क्या ऑफर किया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। ओके। सो नेगोशिएशंस का एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ, एक नेगोशिएशंस का एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ। एंड फॉलो अप मीटिंग्स इस्लामाबाद में प्लान की गई 10 अप्रैल 2026 को, ताकि दोनों पार्टीज के बीच में एक डील अचीव हो या ट्रूस अचीव हो। ठीक है, वो ट्रम्प कहते हैं ना डील डील, उसी डील की बात हो रही है कि डील हो दोनों पार्टीज के बीच में या ट्रूस अचीव हो। पाकिस्तान का शुरू से लेके अब तक यही स्टैंस रहा है कि इंटरनेशनल लॉ, सीएसएस में ऑप्शनल भी है ये, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट की जाए एंड मसले को डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशंस के थ्रू हल किया जाए, रादर देन टारगेटिंग ईच अदर्स मिलिट्री साइट्स एंड एनर्जी फैसिलिटीज। एक दूसरे की आप मिलिट्री साइट्स पे अटैक करते हो, जो एनर्जी फैसिलिटीज है वहां पे भी अटैक करते हैं। ऐसे ही हुआ ना, ईरान की जो एनर्जी फैसिलिटीज थी उन पे अटैक किया गया। रेटेलिएटरी में ईरान ने भी पूरे गल्फ स्टेट्स की जो एनर्जी सप्लाई उन पे अटैक, मिसाइल्स एंड ड्रोन मारे। ओके। तो पाकिस्तान ने यही कहा कि जो मसला है वो आप डिप्लोमेसी नेगोशिएशंस के थ्रू हल करें, ये इससे कोई फायदा नहीं होगा कि आप मिलिट्री साइट्स एनर्जी फैसिलिटीज पे मिसाइल्स एंड ड्रोन मारें। जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei साहब को टारगेट किया गया था, तो पीएम शहबाज शरीफ ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था इस मूव को, जो इस मूव ये यूएसए और ईरान की जो मूव थी। एंड ही सेड सच एक्टिविटीज अंडरमिन द फाउंडेशन ऑफ स्टेट सोवेरिटी, जो ईरान की सोवेरिटी है उसको ये अंडरमिन करती है, ये एक्टिविटीज की लीडरशिप को आप टारगेट करें। पाकिस्तान ने ओपनली स्टेंस लिया कि इजराइल की एक्टिविटीज वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। शहबाज शरीफ साहब रीअफर्म्ड पाकिस्तान सॉलिडिटी विद द पीपल ऑफ ईरान, कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं, खड़े हैं साथ। एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने दोनों साइड्स यूएसए एंड ईरान को कहा रिस्ट्रेन शो करें, ठीक है, फोर्स ना यूज करें, बिकॉज वार से किसी का फायदा होने वाला नहीं, ना ईरान ने हारना है, ठीक है, ना यूएसए ने सक्सेसफुल होना है। अल्टीमेटली ईरान को अगर आपने डिफीट करना है ना, यू नीड ग्राउंड फोर्सेस। अफगानिस्तान में यूएस ने किस तरह से इन्वेड किया, ग्राउंड फोर्सेस थी ना। इराक में जो है वो सदाम हुसैन को ओवरथ्रो किया, यूएस फोर्सेस ऑन ग्राउंड आई ना, ऑन ग्राउंड आई। बाकी एयर स्ट्राइक से जो है वो आप ईरानियंस को डिफीट नहीं कर सकते। तो कोई फायदा नहीं होगा इस लड़ाई से, वार से किसी को फायदा नहीं होने वाला। सो एक दूसरे पे अटैक्स करने के बजाय आप निगोशिएशन टेबल पे आए, बातचीत से मसला हल करते हैं। ये पाकिस्तान का स्टेंस था। पाकिस्तान ब्रॉट टुगेदर टर्की, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट। पाकिस्तान ने ये अकेले काम नहीं किया, जो रीजनल पावर्स हैं, दूसरे रीजनल पावर्स, उनसे भी पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेट किया। अभी शहबाज शरीफ साहब टर्की की विजिट पे गए थे, अभी 2 दिन पहले, 2 दिन पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान में थे। ओके। हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, किसी को याद है? 29 मार्च 2026 को एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, 29 मार्च 2026, जो कि काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी, काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी एट अ टाइम ऑफ इंक्रीज्ड टेंशन आफ्टर द वॉर इन फरवरी। पाकिस्तान ने दूसरे रीजनल प्लेयर्स से कांटेक्ट किया एंड उनको बुलाया, जिसमें इजिप्ट है,
जिसमें इजिप्ट है, सऊदी है, टर्की है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप में से कुछ इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारी मूव है ना कि हमने दूसरे रीजनल प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया। जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी ना अभी 2021 के बाद, हमें तालिबान के साथ बायलेटरल एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए थी पहले। दूसरे रीजनल कंट्रीज को इन्वॉल्व करना था हमें चाइना को, रशिया को, सऊदी को, या जीसी स्टेट्स, टर्की को। फिर अफगान या तालिबान से हमने डील करना था, बायलेटरली एंगेज ना करते हम। व्हाट डू यू से? ये एक मासूमाना सवाल है आप लोगों से, क्या कहते हैं आप? व्हाट डू यू से? क्या कहते हैं आप इस पे? ये जो तालिबान की गवर्नमेंट आई, हमने बायलेटरली जो है वो उनसे डील किया। ठीक है। ये जब मैं एनडीयू के लिए लिख रहा था वहां पे जब पॉलिसी थी, वहां पे मैंने ये बात की थी उनको। ठीक है, कि हमें रीजनल प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, हमें रीजनल प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए रादर देन दी बायलेटरल, क्योंकि मिसट्रस्ट है। ओके, क्योंकि मिसट्रस्ट है। समझ नहीं आई? क्या समझ नहीं आई आपको? आपके आपका नाम आईफोन है, आपको तो सब समझ आना चाहिए, क्योंकि आप प्रो भी हो, प्रो मैक्स भी हो, अल्ट्रा प्रो मैक्स भी हो। आपको तो सब समझना आना चाहिए, क्योंकि आपका नाम है आईफोन। तो आईफोन जो है वो आप प्रो भी हो, आप अल्ट्रा प्रो मैक्स भी हो, आप आपको तो सब समझना आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे तालिबान की गवर्नमेंट आई आफ्टर 2021, तो हमने तालिबान के साथ बायलेटरल एंगेजमेंट की। हम रीजनल प्लेयर्स को इन्वॉल्व करते हैं और उनके साथ डील करते हैं। फिर ये तालिबान जो है वो टीटीपी को लगाम देते हैं अच्छे से। लेकिन हमने उनको बायलेटरल इंगेज किया, वन टू वन जिसे कहते हैं, मतलब। ओके, ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। ओके, मुबशर, पहले इस टॉपिक को समझें, पेपर अटेम्प्टिंग पे भी आते हैं, आते हैं, आते हैं सब। ओके, लास्ट में पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट को इन्वॉल्व किया। इन मीटिंग्स का ये पर्पस था कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए बिटवीन यूएस एंड ईरान, बिकॉज दोनों स्टेट्स की डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं है ना। मैसेज कन्वेइंग का रोल रीजनल प्लेयर्स ने प्ले किया। मैसेज कन्वेइंग का रोल, मतलब ईरान का मैसेज यूएस तक डायरेक्ट नहीं है, वो पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया के थ्रू, या टर्की पाकिस्तान के थ्रू जा रहा था, यूएसए का मैसेज भी पाकिस्तान के थ्रू जा रहा था ईरान की तरफ। मैसेज कन्वेइंग का रोल रीजनल प्लेयर्स ने प्ले किया। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड इजिप्ट, इन्होंने एम्फोसिस किया ऑन सीज फायर। सीज फायर होना चाहिए, बहुत हो गई लड़ाई। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट से या इस वॉर से अब रीजनल इंप्लीकेशंस आने शुरू हो गए थे। अल्टीमेटली ये वार स्ट्रेच होती ना, पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो वार जोन बन जाता। पूरा मिडिल ईस्ट वार जोन बन जाता, और ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। एक बात याद रहे, ये जो जीसीसी स्टेट्स ना, जीसीसी स्टेट्स हैं, ये अपने पैसे पे कंप्रोमाइज नहीं करते। इनके पैसे को नुकसान हो ना, ये बर्दाश्त नहीं करते। जब ईरान ने रिटेलिएटेड स्ट्राइक की उनकी एनर्जी फैसिलिटीज पे, क्योंकि इनके पास अपनी आर्मी तो नहीं है कोई भी, ये अपने पैसे के, मतलब पैसे के पीछे होते हैं, ये उस पे कंप्रोमाइज नहीं करते।
तो अल्टीमेटली ये आपका पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो एक वॉर जोन बन जाता। और ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं था, ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ना सऊदी के इंटरेस्ट में है, ना जीसीसी स्टेट्स के इंटरेस्ट में है। पाकिस्तान, सऊदी, इजिप्ट एंड टर्की के बीच में कंसल्टेशन जो हो रही थी, इट स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इंक्लूडिंग कंटिन्यूएशन ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ईरान एंड यूएसए। कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है। सो जो इस्लामाबाद में मीटिंग्स हुई, वहां सारे रीजनल प्लेयर्स ने एक ही बात, या एक ही बात पे वो सेम पेज पे थे। सेम पेज का कभी नाम सुना है आपने? पाकिस्तान में भी बड़ा इसका नाम हमेशा आता है कि सेम पेज, सेम पेज। सेम पेज का नाम कभी सुना है आप लोगों ने? सेम पेज पाकिस्तान में भी बड़ा इसका नाम सालों से आता है कि सेम पेज है, सेम पेज। जी, वही सेम पेज, उसी की बात हो रही है। ओके, तो सारे ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जो सारे रीजनल प्लेयर्स हैं वो एक पेज पे हैं कि डिप्लोमेसी इन नेगोशिएशंस को प्रेफर किया जाए ओवर वॉर। आल्सो इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड टर्की ने पाकिस्तान को कहा कि आप लीडिंग रोल प्ले करें। ठीक है। इजिप्ट, सऊदी एंड टर्की ने पाकिस्तान को कहा कि आप पे ईरान का भी ट्रस्ट है, आप पे यूएसए भी, ट्रम्प भाई साहब भी आप पे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो आप जो है वो लीडिंग रोल प्ले करें इस कम्युनिकेशन में, या बैकडोर डिप्लोमेसी में आप लीडिंग रोल प्ले करें। ये हमें रीजनल प्लेयर्स ने मतलब कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस दिया। आप, हम आपके साथ हैं, आप लीड करें निगोशिएशंस को। आते हैं चाइना के रोल पे भी आते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? कितनी डायमेंशंस हो गई? कितनी डायमेंशंस हो गई अब तक? सारे के सारे मुझे बताएं, जितने भी क्लास में हैं सारे के सारे बताओ, क्लियर है यहां तक? ऑल ऑफ यू, जितने भी क्लास में है सब के सब बताएं। अभी एक और है, अभी तो आधा लेक्चर भी नहीं हुआ है, अभी तो हाफ भी नहीं पढ़ाया है मैंने। ठीक है, ये एक क्लास में टॉपिक कवर नहीं होना, ये एक क्लास में ये टॉपिक कवर नहीं होना है। ठीक है, ये याद रहे। ठीक है, वहां से मेरी बात क्लियर है ना? वहां से भी क्लियर तो बहुत है। ओके, आपको समरीन सीएपीए से स्टार्ट करना चाहिए। सीएपीए से चलें। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आउटरीच टू चाइना। चाइना के किसी ने अभी कहा ना सर चाइना। सर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा एडिशन, मुझे एक बात बताएं, आपको खुद बताएं, सारे के सारे बताएं, ये जो जितने पढ़ाया है मैंने अभी तक, अभी हाफ टॉपिक भी कवर नहीं किया। एडिशनल खुद पढ़ने की नीड है आपको? मतलब अभी हाफ टॉपिक भी नहीं है हमने कवर किया। नाउ यू टेल मी, खुद बताएं, क्या एडिशनल पढ़ने की नीड है आपको? मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स आप पढ़ रहे हैं, मोस्ट रिसेंट, अप्रैल की बात हो रही है।
तो ये नोट्स मैं आपको दूंगा, पॉइंट्स फॉर्म में नोट्स नहीं होते मेरे, इवन दिखाऊंगा अभी, अभी क्लास के बाद दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, चाइना पे आते हैं जी। रीजनल कंट्रीज के अलावा पाकिस्तान ब्रॉडेंड इट्स डिप्लोमेटिक आउटरीच टू चाइना। हमने चाइना के साथ भी कंसल्ट किया, ठीक है, हमने चाइना के साथ भी कंसल्ट किया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब 6 अप्रैल अप्रैल 2026 की स्टार्टिंग में, जहां उन्होंने चाइना गए, जहां उन्होंने डिटेल्ड कंसल्टेशन की विद सीनियर चाइनीज लीडरशिप इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। दोनों स्टेट्स ने सीरियस कंसर्न शो किए ओवर डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट। एक बात याद रहे, चाइना के बड़े स्टेक्स हैं, चाइना की एनर्जी सप्लाईज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से हैं। अगर कोई सोचता है कि चाइना साइलेंट है, चाइना कुछ नहीं कर रहा, वो बेवकूफ है। चाइना के सबसे ज्यादा स्टेक्स हैं, यूएसए के तो स्टेक्स नहीं है, चाइना के स्टेक्स हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि दोनों स्टेट्स ने सीरियस कंसर्न शो किए ओवर द डिटोरेटिंग सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट, एंड दोनों स्टेट्स ने कहा ताकत के इस्तेमाल से हालात और खराब होते रहेंगे पूरे रीजन में। चाइना ने चाइना एंड पाकिस्तान ने 5 पॉइंट्स दिए, 5 रिकमेंडेशंस। बेसिकली वो चाइना की ही रिकमेंडेशन है, पाकिस्तान की रिकमेंडेशन नहीं है। पाकिस्तान का नाम उन्होंने इंक्लूड कर दिया, हालांकि वो चाइना की इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन से, वो चाइना यूएसए को जो है वो बता रहा है। आते हैं रशिया के ऊपर भी आते हैं, सारी डायमेंशंस कवर होंगी, ठीक है। बेसिकली वो चाइना की जो है वो पॉइंट्स थी, फॉर रिस्टोरिंग द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द गल्फ एंड मिडिल ईस्ट रीजन। अब वो पॉइंट्स कौन सी हैं? नंबर 1, चाइना की जो पॉइंट्स हैं, नो वॉर, ओनली टॉक्स। वॉर नहीं होगी बस। प्रोटेक्ट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस शिपिंग बिकॉज 40% ऑफ चाइनीज आयल, जो 40% चाइनीज जो है आयल, या चाइना 40% आयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से इंपोर्ट करता है। चाइना 40% आयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से इंपोर्ट करता है। आयल की बात कर रहा हूं, सिर्फ आयल की। नंबर 3, बैक ईरान एट यूएन बट अवॉइड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। ईरान को इंटरनेशनल फोरम्स पे या यूएन पे बेकिंग है चाइना की, लेकिन चाइना ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की। अब यूएन पे किस तरह से बेकिंग है, ये आगे पढ़ते हैं हम, ये आगे पढ़ते हैं। रशिया और चाइना ईरान को बेक कर रहे हैं यूएन पे, यूएन में बेक कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 4, नंबर 4, ब्लेम्ड यूएसए फॉर एस्केलेशन। यूएसए रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने ये एस्केलेशन स्टार्ट की है। नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिकॉज चाइनाज मेन कंसर्न इज ऑयल ट्रेड एंड डीआरआई प्रोजेक्ट। कि चाइना अपने ऑयल को भी प्रोटेक्ट करेगा, ट्रेड को भी प्रोटेक्ट करेगा, बीआरआई प्रोजेक्ट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। इन सिंपल, चाइना टोल्ड बोथ साइड्स टू स्टॉप फाइटिंग, प्रोटेक्ट ऑयल रूट्स, डिफेंडेड ईरान पॉलिटिकली, ब्लेम्ड यूएसए फॉर स्टार्टिंग वॉर एंड फोकस्ड ऑन सेविंग इट्स ओन इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी की उसको पड़ी है। आल्सो पाकिस्तान चाइना की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई ना, ज्वाइंट स्टेटमेंट, उसमें भी सीज फायर के लिए कहा गया एंड अर्ज्ड बोथ साइड्स टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन। चाइना ने पाकिस्तान की मीडिएशन एंड रीजनल कंसल्टेशन एफर्ट्स को सपोर्ट भी किया इन ज्वाइंट स्टेटमेंट, ठीक है।
अब आते हैं रशिया पे। रशिया पे अभी किसी ने पूछा सर रशिया का क्या रोल है। बहरेन ने बहरेन ने यूएसए के साथ, मतलब बहरेन को यूएसए की बैगिंग थी, ठीक है, जो यूएसए का एलाय भी है बहरेन, ऑब्वियसली बात है, वहां पे यूएसए की 5th नेवल फ्लीट थी बहरेन में। तो बहरेन ने यूएस के कहने पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, ठीक है, यूएस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, जिसका पर्पस था रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। लेकिन इस रेजोल्यूशन की जो लैंग्वेज थी वो फोर्स को या यूजेज ऑफ फोर्स को लेजिटिमाइज कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, all necessary measures and means shall be taken to ensure the transit routes through the Strait of Hormuz, deter attempts to close it। ये इसकी लैंग्वेज थी कि वो सारे मैच लिए जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ओपन करने के लिए। अब सारे मैच में फोर्स भी आ जाती है। बेसिकली इसका मतलब ये था कि बहरेन या यूएसए जो है वो फोर्स को लेजिटिमेसी दिलाना चाहती थी थ्रू यूएन, थ्रू यूएन। सो रशिया एंड चाइना ने इस यूएस बैक्ड रेजोल्यूशन को वीटो किया, वीटो कर दिया। मीनिंग रशिया एंड चाइना आर सपोर्टिंग ईरान एट यूनाइटेड नेशन या सिक्योरिटी काउंसिल में, ओके। एंड ये मूव रशिया एंड चाइना की सेटबैक थी फॉर यूएसए एंड जीसीसी कंट्रीज बिकॉज दे वांटेड टू सिक्योर यूएन बैकिंग फॉर रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। जो यूएसए है या जीसीसी स्टेट्स है, दे वांटेड टू सिक्योर यूएन बैकिंग फॉर रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। मतलब वो अपनी फोर्स जो है ना, फोर्स उसको वो लेजिटमाइज करना चाहते थे, ओके, यूएन की बैकिंग होनी चाहिए। समझ आया यहां तक? समझ आया यहां तक? जितने भी हैं सारे के सारे बताओ मुझे, ऑल ऑफ यू। आज की क्लास तक यहां ही होगा, ठीक है, कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, आज को क्लास कैसे लगी? आई नीड फीडबैक, आई नीड फीडबैक। जितने भी हैं